मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछले वीडियो में आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया था। आज मैं आपको जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में और जो भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप इसे ध्यान से देखें, आपको जहाँ नोट करना होगा आप उसको नोट करें। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये मरकरी के बारे में, जो हमारा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। Planets of our solar system ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको मरकरी के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। इसको बताने के पहले कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे एक बेसिक नॉलेज के तौर पर बताऊंगा। स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानें। स्टार्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टार्स और दोज ऑब्जेक्ट which can glow in our universe, in our galaxy, it is said to be star. Means stars are luminous object, while planets and natural satellites are non-luminous object. It means our planets are non-luminous and it revolves around the stars. It means from Mercury to Uranus, all planets revolve around the Sun in a certain circular orbits, and all satellites which revolve around the planets. Satellite means natural satellites मेरा मतलब है। तो all natural satellites which revolve around the planets, it is said to be natural satellite. Means planets are those celestial objects which can revolve around the stars or sun. It is said to be planets. While those celestial objects or heavenly objects which only revolves around the planets are called natural satellites. It means इन सभी प्लैनेट्स में हमने आपको इसके पहले की वीडियो में कुपर बेल्ट, ऑट क्लाउड के बारे में हमने बताया था, जानकारी दिया था उसके बारे में। और आज मैं आपको मरकरी के बारे में बताऊंगा। मरकरी का इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट। It is smallest planet of our solar system. Next, it is nearest planet to the Sun. It has extremely high temperature. It has consist of various kinds of craters. Craters on its surface, and Mercury is also popularly known as morning star. It is not a star, it is a planet, but it is known as morning star because it can glow in the early morning. Hence it is said to be morning star. It is known as
morning star of our solar system. Solar system. Mercury has no any natural satellite. It has no any natural satellites. मैंने मरकरी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दिया। जब इसके बाद हम स्पेस एंड यूनिवर्स के बारे में हम डिटेल में पूरी डीपली हम इसके बारे में आगे चलकर हम पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं मरकरी से लेकर यूनिवर्स तक के बीच जो भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में दूंगा। तो इसके बाद हम आते हैं जस्ट मरकरी के बाद क्या आता है। नंबर सेकेंड प्लैनेट आफ्टर द मरकरी, इट इज सेड टू बी व्हाट? इट इज सेड टू बी वेनस। मरकरी को हिंदी में बुध भी कहते हैं, बुध ग्रह। बुध ग्रह भी इसको कहा जाता है और वेनस को शुक्र ग्रह कहा जाता है। इट इज सेड टू बी शुक्र ग्रह इन हिंदी। ये शुक्र ग्रह है और मरकरी बुध ग्रह है। वेनस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। वेनस एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स पाए जाते हैं उन प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो है, हॉटेस्ट प्लैनेट का नाम आता है तो वेनस का ही आता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वेनस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। आप जानते हैं जहाँ पर जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बहुत सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करती हैं, यानी दिन के समय पूरे सोलर रेडिएशन को, सोलर हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्योंकि सन के प्रकाश में, सोलर हीट में इंफ्रारेड रेज होती है, यानी हमारे अर्थ पर जो भी हमें गर्मी, जो भी हमें हॉटनेस फील होता है वो ओनली इंफ्रारेड के कारण ही होता है। अगर इंफ्रारेड को माइनस कर दें तो हमारे अर्थ पर जरा या किसी भी प्लैनेट पर जो सूर्य के प्रकाश से गर्मी महसूस होती है वो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो उसका मूल कारण क्या है? इंफ्रारेड रेज, जिसको हिंदी में अवरक्त किरणें कहा जाता है इसको। तो इस तरह से इंफ्रारेड रेज के कारण ही ऐसा होता है। तो शुक्र के एटमॉस्फेयर में यानी वेनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अधिकता है। वो दिन के समय जब भी उसका सूर्य का प्रकाश वहाँ का जब दिन होता है, पड़ता है, तो पूरा का पूरा प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, शाम होते समय उसको रेडिएट करता है। इस तरह से ये दिन में उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात में उसे तुलना में, दिन के तुलना में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो इस तरह से हम वेनस के बारे में बताएंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो वेनस it is a brightest planet. It is a brightest planet in our solar system. It is a brightest planet in our solar system. It is hottest planet. It is hottest planet. Its atmosphere has consist of plenty amount of CO2 gas, means carbon dioxide gas, which shows greenhouse effect. You know very well about the greenhouse effect. What is greenhouse effect? I shall also explain deeply in next video. But you know simply the greenhouse means दिन के समय हमारी पृथ्वी जो भी सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, शाम होते समय उसको रेडिएट करती है,
इमिट करती है, इससे हमारा पूरा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ऐसा होता है। इट मीन्स इट शो द ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द वेनस। Venus is said to be what? It is said to be evening star. Venus is popularly known as इवनिंग स्टार। स्टार ये भी होता नहीं, तो प्लेनेट है, लेकिन इसको उपाधि दी गई है इवनिंग स्टार। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में पश्चिम दिशा में अभी अंधेरा नहीं हुआ रहता है, अभी हल्का सा उजाला ही रहता है, तभी ये चमकने लगता है। इसीलिए इसको उपाधि के तौर पर इवनिंग स्टार के नाम से हम जानते हैं। वास्तव में स्टार नहीं होता, क्योंकि स्टार तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से जैसे हमारी अर्थ चमकती है, सभी प्लैनेट चमकते हैं, उसी तरह यह भी चमकता है सूर्य के प्रकाश से। तो ये इवनिंग स्टार, इसको संज्ञा दी गई है, लेकिन ये स्टार नहीं होता है। इट इज पॉपुलरली नोन एज इवनिंग स्टार। इसको हम इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। जैसे हम इसके बारे में, हमने प्लैनेट के बारे में भी आपको बताया था कि प्लैनेट जो है ये मॉर्निंग स्टार के नाम से इसको हम जानते हैं, उसी तरह से ये इवनिंग स्टार के नाम से इसको हम जानते हैं। वेनस हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी के बाद आने वाला सेकंड प्लैनेट है। वेनस पर भी बहुत सारे क्रेटर्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी जाना साइंटिस्टों का या हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मैन-मेड सैटेलाइट हैं, उनका जाना इसलिए संभव नहीं हो पाया है। क्यों? उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। हमारे सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो है वो वेनस को ही कहा जाता है। इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट। तो ये इवनिंग स्टार के नाम से हम इसको जानते हैं और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। अब हम इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट प्लैनेट क्या है? हम मरकरी, वेनस, इसके बाद तीसरे नंबर पर अर्थ का नाम आता है। नंबर थर्ड प्लैनेट का नाम है अर्थ। अर्थ यानी इसको हिंदी में हम पृथ्वी बोलते हैं। अर्थ यानी पृथ्वी। अब ये पृथ्वी के बारे में तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप बहुत सारे जानते भी हैं, क्योंकि ये आपका अपना प्लैनेट है। आप स्वयं इस प्लैनेट पर निवास करते हैं, रहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में, यही एक ऐसा ग्रह है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट हैं उन सभी में, फ्रॉम मरकरी टू यूरेनस, इनमें एक अर्थ ऐसा ही प्लैनेट है जहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति संभव है। इट मीन्स अर्थ इज दोज प्लैनेट where existence of life is possible. Existence of life is possible. क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में there are various kinds of gases, are present in Earth's atmosphere. It means such as, आप ये भी जान सकते हैं कौन कौन गैसें हैं, such as ऑक्सीजन गैस, मीन्स O2 गैस भी कर सकते हैं इसको। इसका परसेंटेज कितना है? 21% है। इसके बाद नाइट्रोजन गैस, इसका परसेंटेज कितना है? मीन्स N2 गैस जिसको कह सकते हैं, इसका परसेंटेज 78%।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको CO2 कहते हैं, इसका परसेंटेज 0.03% है। और भी जो गैसें हैं वो ट्रेसेज के रूप में हैं। एंड अदर गैसेज आर प्रेजेंट, अदर गैसेज are present in traces such as inert gases, dust particles एंड वाटर वेपर्स। ये सब चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित होती हैं। एंड वाटर वेपर्स, यहाँ पर स्पेसफुल हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ताकि हम इसको इरेज करके फिर हम आगे लिख सकें। ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अर्थ के। मैंने आपको बताया अर्थ के बारे में। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पहला जीव बना था जिसका नाम था वायरस। ये प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके पहले करोड़ों साल तक हमारे पृथ्वी पर बारिश होती रही। शॉर्ट में बता रहे हैं, ये 7 स्टेप में बहुत लंबा है। लेकिन जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई हमारी पृथ्वी पर, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लिख सकते, लेकिन आपको ऐसे ओरली में बता रहा हूँ। हमारी पृथ्वी जब शुरू में जो भी हमारे 8 प्लैनेट्स जो भी सन से छिटक कर अलग हुए, तो हमारी पृथ्वी शुरू में पृथ्वी को पेंगुआ कहा जाता था, और सभी कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, आपस में चिपके हुए थे। फिर उसके बाद जो है इंट्रैक्शन हुआ, सभी कॉन्टिनेंट अलग अलग होने लगे, सभी एक दूसरे से सेपरेट हुए। जो करोड़ों वर्षों तक जो पानी बरसा पृथ्वी पर, जहाँ पर इंट्रैक्शन से कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया, कहीं ऊंचाई पर जैसे पर्वत बन गए, पठार बन गए, तो उन जो गहरे वाले जो क्षेत्र थे उसको ओशन या सी कहा गया। वह जो भी पानी था, करोड़ों साल तक जो पानी बरसा पृथ्वी पर, वो सभी पानी इकट्ठा होकर एक जगह आकर एक्युमुलेट हो गया, उसको ओशन कहा गया, या समुद्र, जिसको सी बोलते हैं। उसी समुद्र में पहला जो जीव बना, फर्स्ट ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बना, फर्स्ट जो सेल बना, वो कोएसरवेट से बना, जिसका डिस्कवरी C.W. फॉक्स ने किया था सबसे पहले। एक प्रकार का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसी कोएसरवेट से प्रोकैरियोट्स बने, यानी प्रोकैरियोटिक सेल बने। उस प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गा, बैक्टीरिया, वायरस, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ग्रेनुलर फॉर्म में रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। लेकिन ये और डेवलपमेंट हुआ प्रोकैरियोट्स का। फिर आगे चलकर ये काफ़ी डेवलपमेंट के बाद यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। यूकैरियोटिक सेल जिसमें कि उसके सेंटर में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और आपको मालूम है कि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है एक्स्ट्रा, उसको सेल वॉल कहते हैं, जो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, यानी सेलुलोज से बना होता है। वो पॉलीसैकेराइड सेलुलोज होता है। तो इस तरह से ये सभी प्रोकैरियोट्स बने। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, विकास होता गया, इवोल्यूशन होता गया, और धीरे धीरे ये इनवर्टिब्रेट्स बने, फ्रॉम प्रोटोजोआ टू प्लेटिहेल्मिन्थेस। इसके बाद ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इसके बाद हायर इनवर्टिब्रेट्स में एनिड्रा से लेकर इकानोडर्मेटा तक का फॉर्मेशन हुआ, उसका ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद कॉर्डेट्स बने, पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमिलिया। मैमिलिया में भी बहुत सारे उसके सब क्लासेज हैं। एक क्लास मैमिलिया है। तो
क्रॉस पीसेस से लेकर मैमिलिया तक के बीच में हम आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ समय के बाद थोड़ा फिजिक्स में कुछ टॉपिक कवर कर लें, फिर केमिस्ट्री उठाएंगे, फिर जूलॉजी बॉटनी भी आपको बताएंगे। तो ये जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर जो भी स्टूडेंट एक सीक्वेंशियल वे में सिस्टमेटिक अगर जितनी बार बार इस चीज़ों को आप रिपीट करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारे नॉलेज हम आपको देते जाएंगे। और आपके जो भी कंपटीशन आप देते हैं, नीट है या इससे रिलेटेड जो भी कंपटीशन है, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चाहे IT हो, JEE हो, जो भी हो कंपटीशन है, अगर कुछ बच्चे NDA भी देते हैं उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये कि इसमें हमारे बताने के बाद कोई चीज़ फिर छूट नहीं जाएगी, कुछ रह नहीं जाएगी। मैं आपको जैसे हमारा वीडियो आप देखते जाएंगे, आगे आने वाले वीडियो में जैसे कोई साइंटिस्ट है ये बता दे कि हाँ न्यूटन ने विजिबल लाइट खोजा, तो मैं पूरा न्यूटन का हिस्ट्री बता दूंगा। केवल विजिबल लाइट ही खोजा ये नहीं बताऊंगा, क्या क्या और भी डिस्कवरी किया वो भी मैं बताऊंगा। तो ये आपके लिए अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजियस, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कंपटीशन के लिए तो रामबाण है आपके लिए, अगर आप हमारी पूरी बातों को समझते हैं, क्योंकि मैं जो बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन में आ चुकी हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगा अर्थ के बारे में कि पहला सेल बना, कोई सर्वेट से प्रोकैरियोटिक बना। हमारे अर्थ का जो इसके वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी अर्थ का हमारा क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम अपने अर्थ की ऑर्बिट से अंतरिक्ष में, स्पेस में कहीं दूर भेजना चाहते हैं, जैसे अमेरिका का 1972 में वॉयेजर मिशन था, अब यूरेनस के समीप पहुंच चुका, वहाँ का फोटोग्राफ नासा में भेज रहा है, तो 1972 का है, अभी तक वो वर्क कर रहा जा रहा है। अंदाज लगा सकते करीब उस वैक्यूम में जहाँ पर जा रहा है करीब 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है। वैसे नॉर्मल जो सेटेलाइट्स हैं ये सब 18 to 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें अभी मैंने आपको बताया, उनमें एटमॉस्फेयर में गैसों का होने का कारण क्या है। चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर नहीं है, इसका रीजन क्या है। हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे अर्थ की जो इसके वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से अगर हम आउटर स्पेस में उसको हम भेजना चाहते हैं ताकि हमारे अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो उस कंडीशन में हमें उस ऑब्जेक्ट को इसके वेलोसिटी से हमें उसको सेंड करना होता है, हमको भेजना होता है, फेंकना होता है, तभी वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर दूसरे आउटर स्पेस में वो बांटी जाती है। आप जानते हैं कि इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होने के कारण, और हमारे अर्थ पर जो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जो हल्की उसकी थर्मल वेलोसिटी वो बहुत कम होती है इसके वेलोसिटी की तुलना में। इसलिए हाइड्रोजन जो सबसे हल्की है, जब वो नहीं जा सकती है तो जो भारी गैसें हैं वो कैसे जा सकती है। इसीलिए हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर ये उपस्थित है। क्यों? क्योंकि इसके वेलोसिटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन गैस और सभी गैसों को रोके रखता है, इसलिए सभी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित है। अब प्रश्न उठता है, हम अर्थ से देखते हैं तो हमारा अर्थ नीला दिखाई देता है। इट इज ओनली बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना को हमारे CV रमन जी ने बताया था, हमारे कंट्री में जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसी तरह से आप जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। अगर कल्पना कीजिए कि अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सभी गैसें उपस्थित नहीं होती तो हम नीला रंग का एटमॉस्फेयर को नहीं देख सकते। ये मूल रीजन इसका यही है कि सभी गैसों का जो स्पेक्ट्रम होता है 7 कलर वेवजोर, उन गैसों का एक कंपोजिट मिक्सचर होता है, ब्लू हो जाता है, और हमारे जो एटमॉस्फेयर में जितने भी जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, हवा के जो अणु हैं, वे सभी इसको स्कैटर्ड कर देते हैं। इसलिए हम जो यहाँ से देखते हैं वो हमारा पूरा आकाश माने अर्थ पर जो भी वायुमंडल है वो हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन दूसरे केस में हम आते हैं, अगर हम चंद्रमा पर चले गए रॉकेट के द्वारा, वहाँ से चंद्रमा के सर पर से उतरे आकाश को देखेंगे तो वहाँ का आकाश काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, ना वहाँ पहाड़ तो हैं सूखे हैं, समुद्र भी हैं सूखे हैं, बहुत गहरे दिखाई देते हैं, क्रैटर्स हैं, कोको कोला कलर की वहाँ की मिट्टी का रंग होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वहाँ की इसके वेलोसिटी जो होती है चंद्रमा की, वो जो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है उससे कम होती है। कम होने से कोई भी चीज़ हम हीट करते हैं, जो सबसे हल्की हाइड्रोजन गैस है वो तुरंत वहाँ से स्केप कर जाती है आउटर स्पेस में, वहाँ ठहरती ही नहीं।
यही कारण है कि चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई गैस नहीं है, तो स्कैटरिंग फिनोमेना कौन फॉलो करेगा? इसलिए वहाँ का एटमॉस्फेयर नीला नहीं दिखाई देता, बल्कि वो हमें काला दिखाई देता है। इसका रीजन है। साथ ही साथ हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं लिख सकते, फिर भी कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारे अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या अर्थ की? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से एक्सप्रेस करते हैं। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एप्रॉक्स इसकी वैल्यू है। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आप जानते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि यानी पृथ्वी पर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है तो उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है। वो एक्सेलरेशन पृथ्वी पर गिरते हुए ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है, वही हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान, इसकी जो वैल्यू है, अर्थ के सेंटर पर 0 होता है, वेटलेसनेस की कंडीशन में 0 होता है। अगर फ्री फॉलिंग कोई लिफ्ट एलिवेटर है वहाँ पर जी का वैल्यू 0, इसलिए पूरा वेट 0 होता है, हम उसको वेटलेसनेस कहते हैं। सेटेलाइट में अगर कोई एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है वहाँ पर भी जी का वैल्यू 0 होता है, वहाँ भी वेटलेसनेस है। तो जो भी अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट हैं वे सभी के सभी अपने साथ, उनको पानी पीना है, भोजन करना है, कॉन्सनट्रेटेड फूड यूज करना है, तो पेस्ट के रूप में मुंह में डालते हैं, दबाते हैं, अंदर डायरेक्ट जाता है। अगर पानी गिलास में लेकर पी लेंगे तो पानी जो है वहाँ पर उसके सेटेलाइट के अंदर तैरने लगेगा, वो भी तैरते रहेंगे, पानी भी तैरेगा, दोनों का वजन एक ही तरह से महसूस होगा। इसलिए वहाँ पर वेटलेसनेस की कंडीशन दिखाई देती है जो हमारा आर्टिफिशियल सेटेलाइट है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं इस समय करीब पूरे वर्ल्ड में 800 से ज़्यादा आर्टिफिशियल सेटेलाइट या मैन मेड सेटेलाइट को लॉन्च किया जा चुका है। जो कुछ उसमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होती है जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट के साथ स्टेशनरी होती हैं, जो टेलीविजन कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में और जो वेदर फॉरकास्टिंग इत्यादि में सबका यूज किया जाता है। कुछ सेटेलाइट हैं जो हमारे खनिज समुदायों के में हेल्प करते हैं बताने में, डिटेक्ट करने में, और साथ ही साथ हमारे डिटेक्शन जासूसी कार्यों में भी शत्रु सेना या शत्रु देश के बारे में इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करते हैं। तो तरह तरह के अलग अलग तरह के सेटेलाइट होते हैं जिनमें ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड, उसमें एंटीने होते हैं। उनमें एक एमिनोट्रॉन कैमरा होता है जिसके द्वारा पूरे हम इमेज को, बहुत ही हाईली मैग्नीफाइंग कैमरा होता है जो उतनी ऊंचाई से नीचे के पूरे ऑब्जेक्ट्स का फोटोग्राफ लेकर हमारे कंट्रोल में सेंड करता है। तो ये रहा इसके बारे में। और मैं आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताऊं कि जैसे आर्कटिक पोल को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, एंटार्क्टिक को साउथ पोल बोलते हैं। तो हम जैसे इक्वेटर से आइदर नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं तो इक्वेटर पर जी का मान नॉर्मल 9.8 है, लेकिन जैसे ऊपर बढ़ते हैं या नीचे नॉर्थ या साउथ पोल पर तो जी का मान क्रमशः ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। तो उस समय जी का मान लगभग 10 मीटर पर सेकेंड के आसपास हो जाता है। यानी पोल्स पर, साउथ या नॉर्थ पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो ये कंडीशन अर्थ के बारे में है। मैंने अर्थ के बारे में जो भी थोड़ा बहुत डाटा भी तो बहुत ही नॉमिनल में बताया हूँ। जब इसके बारे में स्पेशली आऊँगा ग्रेविटेशन ये सब, तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल हर चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अर्थ के बाद में आता हूँ ये अगला जो नंबर 4 प्लेनेट है, इसका नाम है मार्स। मार्स क्या है? मार्स को हम मंगल कहते हैं। ये मंगल ग्रह है, मार्स यानी मंगल ग्रह। अभी पूरे वर्ल्ड के जो हमारे ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज हैं, 192 से अब जो भी कंट्रीज हैं, इन सब का एक है, उनके दिमाग में एक आशा बना हुआ है कि आने वाले समय में शायद थर्ड वर्ल्ड वार हो जा। पूरे वर्ल्ड में जो 16,500 एटम बम बने हुए हैं, अगर हर देश से दूसरे पर फेंकना शुरू किए तो आइंस्टीन की भविष्यवाणी फॉरकास्टिंग उस समय सही साबित होगी। आइंस्टीन ने कहा था थर्ड के बाद जो 4th वर्ल्ड वार होगा लोग ईंटें, पत्थर और डंडे से लड़ेंगे, क्योंकि मानवता सिविलाइजेशन का इतना विनाश हो चुका रहेगा कि कोई चीज़ बचेगी ही नहीं।
तो कैसे कोई लड़ेगा। और आपको मालूम ही है कि अगर एक एटम बम को अगर कहीं पर हम उसको ड्रॉप करते हैं तो उसके 25 किलोमीटर के एरिया में, उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा मलबा दिखाई देगा। उसके बाद 70 to 80 किलोमीटर में इतने गर्म गैसेज और रेडिएशन और उसके द्वारा जो भी इंफ्रारेड रेड निकलेंगी, उनके प्रभाव से लोग झुलस कर मर जाएंगे। रेडिएशन के प्रभाव से लोगों का शरीर का स्किन मसल सड़ जाएंगे। और जैसे रेडिएशन के प्रभाव से मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी सो कह सकते हैं, उनका आधा पोर्शन पूरा सड़ गया था, माने पूरा का पूरा डैमेज हो गया था रेडिएशन के प्रभाव से। ये इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है। आप जानते हैं कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा के साथ गामा और बीटा के साथ गामा ही रेडिएट करते हैं, उसके न्यूक्लियस से इनका इमिशन हमेशा होता रहता है। तो ये चीज़ आपको उस समय देखने को मिलेगी। तो उसी तरह से हमने आपको बताया कि लोगों की प्लानिंग है मार्स पर सेटल होने के लिए। मार्स के बारे में, मार्स को हम क्या कहते हैं, इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज नोन एज रेड प्लेनेट। जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ तक हो सकता है मैं इसको लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को वही लेक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। इट इज नोन एज रेड प्लेनेट। There is possibility of existence of life on the surface of Mars. Hence, Mars is those planets where existence of life is possible in future. Is possible in फ्यूचर। क्योंकि कुछ मैं अर्ली में आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? फ्यूचर में मार्स पर जीवन की उत्पत्ति का संभावना क्यों साइंटिस्टों को दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसकी मिट्टी, तो मैंने बताया कि इसको रेड पेंट में लाल रंग की सी सॉइल होती है, रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर आयरन का डिपोजिशन ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ पर, वो उसके फॉर्म में है, मिनरल्स के फॉर्म में है, इसलिए उसकी कलर रेड दिखाई देती है। दूसरी बात हम आपको बताएंगे, मार्स का जो लोअर स्ट्रेटा है, जैसे हमारा अर्थ क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो ये जो अर्थ क्रस्ट में ही जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है, वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, कि वहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिपोजिशन है, मैक्सिमम एक्सट्रीमली हाई अमाउंट में उनका डिपोजिशन है। फ्यूचर में जब उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, तो उसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा। जैसे समुद्र बने थे हमारे पृथ्वी पर, ऑक्सीजन भी था। जैसे स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में प्रूव किया था इस एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को लेबोरेटरी में, जिसमें मेथेन, अमोनिया और वाटर का मिक्सचर प्राप्त हुआ था, उसका एब्स्ट्रैक्ट उनको मिला। वही कंडीशन हमें फ्यूचर में मार्स पर दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन भी हमें मिलेगा और वाटर, वहाँ पर हम कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं, कॉलोनी को बसा सकते हैं। वैसे भी अमेरिका वगैरह में मार्स की ज़मीनें बिकने लगी हैं। अगर आप लोगों में से किसी को लेना होगा तो अपने मम्मी पापा से बोलिएगा कि पापा हमें मार्स पर थोड़ा ज़मीन खरीद दो, ज़्यादा नहीं तो आधा विश्वाई ले लो, ताकि छोटी सी गोमटी बनाकर उसमें हम देखें कि मार्स कैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से आप थोड़ा अपने मम्मी पापा से बोलिएगा, अगर आपके मम्मी पापा सक्षम है तो ज़रूर आपकी अभिलाषा को पूर्ण करें। तो ये क्या है कि फ्यूचर में इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो ये रहा मार्स के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सबके बारे में आपको एक हाईलाइट दूंगा कि जाने कि हाँ कौन ग्रह कैसा है, क्या उसके बारे में क्वालिटीज है। नंबर 5 के बारे में हम आते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर, इसको बृहस्पति कहा जाता है। ये बृहस्पति ग्रह के नाम से हम जुपिटर को जानते हैं। इसको गुरु के नाम से भी जानते हैं, या गुरु
गुरु माने गुरु ही समझ लीजिए इसको, बहुत बड़ा है। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों की तुलना में बहुत बड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के लेवल से 30 किलोमीटर ऊपर, और उसके 30 किलोमीटर से और ऊपर 25 किलोमीटर और उसके ऊपर ओजोन का लेयर है, ओजोनोस्फीयर कहा जाता है। ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है और उसका फार्मूला O3 होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ऊपर जाने पर रॉकेट से जाएंगे, कभी उसका विंड खोलेंगे तो सड़े हुए मछली की तरह महकेगा, माने स्पॉइल्ड फिश की तरह उसका गंध आता है ओजोन का। वो ओजोन जो हमारे लिए एक अम्ब्रेला का कार्य करता है, ब्लैंकेट का कार्य करता है। वो जितने भी सोलर रेडिएशन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वो अर्थ पर आने नहीं देता है, इसलिए हम अर्थ पर उसी ओजोन लेयर का, ये हमारे ऊपर उनका एहसान है ओजोन लेयर का कि हम जीवित हैं। सभी पेड़ पौधे, इंसान, जीव जंतु सभी पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि वहाँ से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोनोस्फीयर यानी ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हमारा एक अम्ब्रेला की तरह, ऊपर एक छाता की तरह हमको छाया हुआ है ताकि उसको रोक लेता है। लेकिन 0.003% वो अल्ट्रावायलेट रेज जब आती है अर्थ पर, तो हमारे स्किन में एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उससे रिएक्ट करती है। वो भी कब, जब लालिमा सूर्य में रहती है, सुबह के समय हम नहा धोकर थोड़ा तेल लगाकर, बेटा तेल इसलिए लगाते थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, अल्ट्रावायलेट को। तो हमारे मेलानिन से वो रिएक्ट करके उसको क्या बनाती है, हमें मुफ्त में विटामिन डी देती है, कैल्सीफेरॉल जिसका केमिकल नेम है, वो हमको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये विटामिन डी हमें मुफ्त में मिल जाता है, जिसकी कमी से रिकेट्स हो रहा होता है, आप जानते ही हैं। तो इस तरह से सूर्य के प्रकाश में 0.003% जो अल्ट्रावायलेट होती है मेलानिन से रिएक्ट करके हमें मुफ्त में विटामिन डी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये अल्ट्रावायलेट को ओजोन क्या करता है, ओजोन से रोकता है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जुपिटर प्लेनेट है ये हमें, जैसे ओजोन हमारी पृथ्वी पर रक्षा करता है, तो ये भी इसका इतना बड़ा एहसान है। जैसे हेली शूमेकर एक बार बृहस्पति से टकरा, जो अर्थ की तरफ सीधे आ रहा था, अर्थ तो उसमें चली गई होती गायब पूरे इस सोलर सिस्टम से, लेकिन हेली शूमेकर बहुत बड़ा, माने मून से भी बड़ा समझ लीजिए, वो आया और ईश्वर की कृपा से बृहस्पति में जाकर घुस गया और कई हजार वर्ग किलोमीटर को उसने बर्बाद कर दिया, माने गड्ढा कर दिया जुपिटर में, हेली शूमेकर। इसी तरह से अभी तक जितने भी प्लैनेट्स में एस्टेरॉइड्स आते हैं उनसे हमारी अर्थ की यही एक प्लैनेट है जुपिटर, जो हमारी ये जीवनदायनी प्लैनेट है। जीवन तो नहीं है लेकिन हमारे लिए जीवनदायनी का काम करता है। जितने भी अंतरिक्ष आने वाले उल्कापिंड हैं, मेटियोर्स हैं, मेटेओराइट्स हैं, मेटेओरॉइड्स हैं, इन सभी से प्लैनेटेसिमल एस्टेरॉइड्स हैं, बड़े बड़े चट्टान पत्थर के टुकड़े तरह होते हैं, एक छोटे घर से लेकर बहुत बड़ी कॉलोनी की तरह से होते हैं। और ये जब पृथ्वी पाएंगे, टकराएंगे तो अंदाज लगेगा। जैसे सुना होगा आपने, हैदराबाद में एक क्या हुआ था, मेटियोराइट्स आकर गिरा था और इतना बड़ा गड्ढा बना दिया कि वहाँ एक झील बन गई, क्योंकि अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वहाँ से उसका संपर्क को इतना गड्ढे में गया कि वहाँ वाटर लेवल से फिर आना शुरू हुआ और पूरा एक झील, आज भी वहाँ तक पानी कभी आज तक सूखा ही नहीं। तो उसी मेटियोराइट्स का परिणाम है जो आप देख सकते हैं, हमारे इंडिया में भी है, जो कि उस समय आकर गिरा था और एक झील का रूप लिख कर धारण कर चुका है। तो हम आपको बताएंगे बृहस्पति के बारे में, इसी तरह से बृहस्पति कैसे रक्षा करता है। पहले तो बताऊंगा बृहस्पति क्या है। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये लार्जेस्ट प्लेनेट है। अब अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जुपिटर का जो पूरा का पूरा उसका एरिया कितना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी जैसी पृथ्वी 1386 यानी 1386 अर्थ उसके अंदर घुस सकते हैं, इतना उसका बड़ा एरिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।
its area is extremely large because 1386 यानी मोर देन 1300 भी कर सकते हैं अप्रोक्स मोर 100 because 1306 odds can establish in the Jupiter 1386 इतना बड़ा है कि 1386 पृथ्वी जुपिटर में समा सकती है। अगर पृथ्वी को हम मोतीचूर का लड्डू मान ले, बड़ा साइज को थाली मान ले, तो 13,1386 लड्डू हम उसके अंदर रखते हैं, नहीं उतनी पृथ्वी आ सकती है। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। पृथ्वी की ग्रेविटी क्या है? हमने बताया था अर्थ के बारे में, वो तो उधर था। अर्थ का एक ही नेचुरल सेटेलाइट है, मून है, जिसकी एसेंशन टू ग्रेविटी हमारे अर्थ का 1/6 होता है। ये भी आप जान लीजिए, मैं बता नहीं पाया था। तो हमारे मून जो अपना मून है, जो अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, उसके एसेंशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी का मान, जीएम का मान हमारे अर्थ का 1/6 होता है, 1/6 भाग होता है। तो इस तरह से अब ये जुपिटर की ग्रेविटी क्या होती है? जुपिटर की ग्रेविटी ये हमारे अर्थ की 2.5 गुना ज़्यादा होती है, 2.5 times greater than 2.5 times greater than Earth's gravity। अर्थ के ग्रेविटी का 2.5 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, छुड़िया, इट्स ग्रेविटी इज 2.5 times greater than the Earth's gravity। अर्थ की ग्रेविटी से इतना है। चंद्रमा पर यहाँ 1 फुट कूदेंगे, वहाँ 6 फुट कूदेंगे, 1/6 है। वहाँ पर यहाँ पर 1 फुट कूदते, वहाँ जाकर हम थोड़ा हाई जंप लगाएं तो हम आधा फुट भी ऊपर उतने बल से नहीं कूद पाएंगे। अगर यहाँ 2.5 फुट ऊपर कूद जाते तो आधा फीट भी कूदना मुश्किल हो जाएगा, कुछ सेंटीमीटर ऊपर चल पाएंगे, इतना तेज से अपने सेंटर को खींचता है। यही नहीं, जुपिटर के बारे में हमने आपको बताया कि जुपिटर के कितने चंद्रमा हैं, कितने मून है, ये भी तो आप जान लीजिए। जुपिटर के 79 मून्स हैं, नेचुरल सेटेलाइट है। इट हैज 79 मून्स और नेचुरल सैटेलाइट्स इसकी 79 मून या 79 नेचुरल सैटेलाइट है। बट its largest natural satellite is गैनीमेड। इसका नाम है गैनीमेड। ये इतना बड़ा है कि हमारे मरकरी और हमारा मून, ये हमारे मरकरी या हमारे मून से भी बड़ा है। सॉरी, यहाँ वाई यहाँ लिखना था, तो जेनामाइट, ये जेनामाइट, ये करेक्ट कर लेंगे। जेनामाइट ये सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। ये हमारे जुपिटर का जितने भी 79 सैटेलाइट हैं, उनमें 79 सैटेलाइट में जेनामाइट जो है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सैटेलाइट है जुपिटर का जो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मरकरी प्लेनेट है या जो हमारा अपना मून है, जो रात में चंदा मामा दिखाई देते हैं, उस मून या मरकरी से भी बड़ा है नेचुरल सैटेलाइट, लेकिन मरकरी प्लेनेट है उससे भी बड़ा है।
तब इसके बाद नाम आता है टाइटन का, सेकेंड लार्जेस्ट में नाम, जो सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है टाइटन, उसका नाम आता है। हम बताएंगे उसका, अभी हम इसके बाद सैटर्न पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये हमने आपको बताया बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह के बारे में इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जुपिटर ग्रह देखने में ऐसा नहीं कि पूरा मिट्टी की तरह पत्थर की सबसे हॉट है। अगर कोई एस्टेरॉयड मेटियोर्स अगर जाना चाहे, जुपिटर में घुसता हुआ अंदर तक जाएगा, भले जाकर उसमें डिजॉल्व हो जाए, उसमें मेल्ट हो जाए, अलग की बात है। बाहर का टेम्परेचर कम है, लेकिन जैसे उसके डीपनेस में गहराई में बढ़ते जाएंगे एकदम गैसेस क्लाउड की तरह से होता हो, लेकिन बाहर से देखने में लगेगा कि सॉलिड है। कोई चीज़ जाना चाहे अगर कोई स्पीडली तो उसके अंदर घुस सकता है, काफ़ी गहराई तक जा सकता है। हाँ, जैसे जैसे गहराई में उसके जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अंत में जाते जाते उसका टेम्परेचर 60,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, काफ़ी डीपनेस में। कोई चीज़, हमारे अर्थ के मेंटल का टेम्परेचर मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर आयरन निकल कोबाल्ट सभी पिघली अवस्था में है। वहाँ पर वॉल्केनिक फॉर्मेशन होते हैं, और वॉल्केनो में फर्स्ट सबसे पहले जाने वाला सैमुअल ऑर्स थे, जो एस्बेस्टस का टेस्ट बनकर सबसे पहले वॉल्केनो में प्रेस किया था। भूकंप भी आते हैं, आपको मालूम है, हमारे अर्थ पर, उसी तरह हर ग्रहों पर भी आते हैं। ऐसा नहीं कि खाली हमारे अर्थ पर। आपको मालूम है हमारे अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो हमेशा मूव करती रहती हैं। जब स्पीडली एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं तो बहुत तेज से कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वही भूकंप आने का मेन कारण होता है। सुनामी जो हमारे यहाँ आया था समुद्र में, करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे सुनामी के द्वारा। तो लेकिन हमारे इंडिया में आने से इसलिए बच गया जो भगवान राम के द्वारा बना हुआ, जिसको आजकल के महान विद्वान लोग उसको एडम ब्रिज कहते हैं, लेकिन उस समय रामेश्वरम पुल के नाम से, रामेश्वरम ब्रिज के नाम से कहा, जो पानी में डूबा है। तो सुनामी इंडिया में भी उससे भी ज़्यादा भयंकर रूप में आई, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो हमारा जो एडम ब्रिज जो कहते हैं आजकल के तथाकथित विद्वान लोग, या हमारे भाषा में जिसको भगवान राम ने बनाया था रामेश्वरम ब्रिज, वो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। इंडिया में आ ही नहीं पाया, तो इंडिया में बहुत बड़ी तबाही हुई। उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। कैसे? क्योंकि हिंद महासागर में, जैसे दुनिया का सबसे गहरा सागर पैसिफिक सी है, प्रशांत महासागर, मैरिना ट्रेंच से करीब 12 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर गहरा है, किलोमीटर उतनी गहरा है। उस तरह से हिंद महासागर में जब सुनामी आया तो जैसे हमारे जो लोअर स्ट्रेटा बॉटम है उसका, वहाँ पर बहुत बड़ा होल हो गया और पानी अंदर जाने लगा। आपको मालूम है टेम्परेचर 3000 से ज़्यादा है हमारे मेंटल का, वो पानी दे मेंटल पहुँचा, जहाँ की धराम धुरूम हमेशा रात दिन विस्फोट होते रहते हैं। वो आग के द्वारा पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, माने अरबों टन्स कर सकते हैं, वो पूरे स्टीम फॉर्म किया, और स्टीम का प्रेशर इतना बड़ा हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि एकाएक वहाँ से निकला, पूरी वाटर लेवल जो सी का था ऊंचाई तक फेंक दिया, और एकाएक बहुत तेजी से सी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा। वो तो स्थिति आने वाली है हमारे अर्थ पर 2050 तक, क्योंकि इकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हमारे अर्थ का लेवल जो 1 या 2 डिग्री सेल्सियस और हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा कि तुरंत सी लेवल 70 मीटर ऊंचाई, माने करीब 20 मंजिला बिल्डिंग समझिए, जितने भी कोस्टल सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड के सभी पानी में चले। जैसे द्वारकापुरी आज पानी में, अरे भगवान कृष्ण पानी के अंदर थोड़े राज करते थे, लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से वो पानी के अंदर चला गया, सी लेवल बढ़ गया। ऐसे ही सभी जितने भी हॉलीवुड बॉलीवुड जितने हीरो हीरोइन को जो बने हुए जो घर हैं, वहाँ शीशे तोड़ तोड़ कर गुंडई करके मछलियाँ ऑक्टोपस घर में घुसकर उनके बेडरूम पर, उनके जो डनलप का जो गद्दा लगा हुआ है वहाँ जाकर आराम से डिस्को डांस करेंगे सब। वो स्थिति आएगी जब वो पानी के अंदर वो डूब जाएगा पूरा का पूरा सिटी, ज़्यादा नहीं 2050 तक। और उस समय जो फॉसिल फ्यूल का जो भंडारण स्टोरेज है वो भी समाप्त हो जाएगा। आपका जब आपका बुढ़ापा आएगा, आप अभी यंग हैं, भाई हम लोगों का तो काफ़ी एज हो चुका है, हम लोग तो उस समय जिंदा ही नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे अभी हम मास्क ला, कभी कोरोना कोविड-19 से हम लोग बहुत घबरा कर मास्क रात दिन पूरे वर्ल्ड के लोग ला के चलते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग सूअर के मुंह वाला मास्क ला कर चलेंगे, माने ऑक्सीजन को फिल्टर्ड करके एटमॉस्फेयर से लेकर उसको सांस के रूप में नहीं, वो भी कुछ ही दशक में आने वाला वो भी स्थिति है, उसके लिए भी आप साइकोलॉजिकल तैयार रहिएगा। हाँ, तो मैं आपको आता हूँ पॉइंट पर। तो मैं जुपिटर के बारे में बता रहा था।
तो जुपिटर में कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, जितने भी अंतरिक्ष उल्का पिंड एस्टेरॉइड जो भी आते हैं वो जुपिटर उसको रोक लेता है। इतना बड़ा एक रोक अर्थ पर नहीं आने देता है, नहीं तो अब तक तो हम लोग कभी लोग राम नाम सत्य हो गया होता, ये स्थिति ही नहीं आ पाती। इसीलिए हमारा वो प्राणदायनी मैंने हमारे लाइफ की रक्षा करने वाला ग्रह है। केवल आप ओजोन को ही मत मानिए कि हमारा रक्षा करता, वो भी है। आप इस बात से अनभिज्ञ मत रहिए, इसको जानिए। तो ये मैं आपको बताया जुपिटर के बारे में, थोड़ा थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ और मैं चीज़ें हैं, लेकिन और चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि इसको इरेज कर दें। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसके बाद नंबर 6 को बताएंगे। आज मैं आपका प्लेनेट सेटेलाइट फिनिश कर दूंगा, नेचुरल सेटेलाइट एंड प्लेनेट, थोड़ा सा आर्टिफिशियल सेटेलाइट का भी परिचय दे दूंगा, ताकि एग्जाम में सब पूछे जाते हैं और आते हैं और आ चुके हैं। IIT JEE और नेट के एग्जाम में आ चुके हैं। हमारे बताए गए एक एक वर्ड को आप फोकस कीजिएगा अपने ब्रेन में। कोई भी कंपटीशन देंगे तो निश्चित तौर पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरा दावा है। आगे चलकर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के बारे में भी मैं वीडियो दूंगा, जो NCERT को पूरा कवर करेगा। और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, आप किसी चाहे UP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी को दें, ऑलरेडी आप इजली फेस कर लेंगे। आपके पास इतना नॉलेज मैं दे दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो अब मैं आगे बताऊंगा। जुपिटर के बाद नेक्स्ट आता है ये सैटर्न का नाम, नंबर 6। नंबर 6 नाम आता है सैटर्न। सैटर्न को शनि ग्रह बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा जानिए, हम लोग इंडियन है इसलिए कभी कभी हिंदी में कुछ देता है, तो आप उससे अनभिज्ञ न रहें। मैं दोनों का यूज करता हूँ, इंग्लिश में तो लिखता हूँ, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि ऐसे बच्चे जो हिंदी भाषी हैं वो इंग्लिश को ठीक से नहीं समझ सकते, वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में समझ सकते हैं। अब ये शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह को हम सबसे पहले बताएंगे। ये शनि का 7.5 तो आप सुने ही होंगे। लंका का राजा रावण शनि को अपने पैर के नीचे उल्टा करके उस पर अपना जूता चप्पल से उसका स्वागत करता था। जब लंका जलने लगी तो हनुमान जी से सैन्य ने बोला कि थोड़ा सा मसाला भी लिए। हनुमान जी से सैन्य ने बोला कि भाई थोड़ा हमारा मुंह को ऊपर कर दीजिए प्रभु, तो हम थोड़ा एक बार अपने आँख से देख लें तो लंका की जो स्थिति बहुत ही सुंदर हो जाएगी। जो ही हनुमान ने शनि को देखा, शनि ने अपने आँख से देखा, पूरी लंका सोने की थी जो दाग रही थी, गोल्डन, पूरी की पूरी जलकर काली हो गई। इतने उनके अंदर दम है। एक जगह जहाँ शनिदेव को ये सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, वहाँ के घरों में दरवाजे नहीं हैं, लोग आराम से निर्भीक होते हैं, किसी की औकात नहीं कि कोई चोरी कर सकता है। आप ये समझ लीजिए, ये शनिदेव महाराज की कृपा है। इसी तरह इन्हीं के आधार पर जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी के साथ एस्ट्रोलॉजी में, तो इन सभी ग्रहों का जिक्र है। जैसे हमारे जंतर मंतर में इस बात को दिखाया गया, बताया गया, जो दिल्ली में जंतर मंतर है, वेदशाला जिसको बोलते हैं। तो ये शनि क्या है? इट इज ब्यूटीफुल प्लेनेट। इट इज ब्यूटीफुल प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ब्यूटीफुल प्लेनेट मैंने बहुत ही सुंदर ग्रह है। अगर हम टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करें, देखें तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इट इज ब्यूटीफुल प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे सुंदर ग्रह के नाम से ये पॉपुलर है। इट हैज कंटेंट रिंग्स around the Saturn planet। सैटर्न ग्रह, शनि ग्रह के चारों तरफ ये रिंग पाई जाती है, बहुत सुंदर, इसीलिए उसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है शनि ग्रह की। तो इट हैज कॉन्टेन रिंग्स अराउंड द सैटर्न प्लेनेट, रिंग पाई जाता है। इसमें और क्या विशेषता है शनि में? शनि के मून कितने हैं? नंबर 1 पर शनि है मून के माने में, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में 82 मून इसके हैं। इट हैज 82 मून्स और नेचुरल सैटेलाइट
82 moons are natural satellites. 82 मून या नेचुरल सैटेलाइट हैं सैटर्न के, यानी सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे सोलर सिस्टम में अगर सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो शनि ग्रह के ही हैं। भाई जुपिटर से 3 ज़्यादा है, उसका 79, इसका 82 है। हो सके आगे चलकर दोनों के कंपटीशन में जुपिटर ही आगे निकल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी इस समय जो प्रेजेंट स्थिति है, सैटर्न नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर सैटर्न है, तब नंबर 3 पर यूरेनस है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 82 मून इसके हुए सैटर्न के। इसका सबसे बड़ा मून, सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम क्या है? इट्स द नेम ऑफ इट्स लार्जेस्ट मून इज, द नेम ऑफ इट्स लार्जेस्ट मून इज टाइटन। भाई आपने टाइटन घड़ी का नाम सुना होगा, अच्छी घड़ी आती है, कॉस्टली होती है, टाइटन वॉच, रिस्ट वॉच है। तो टाइटन वॉच के नाम पर इसको याद कर लीजिए। टाइटन ये नेचुरल सैटेलाइट है सैटर्न का मून है, जो सबसे लार्जेस्ट मून है, सबसे बड़ा चंद्रमा है इसका। और बड़ा तो चंद्रमा है, लेकिन जो गैनीमेड है, जो जुपिटर का बड़ा चंद्रमा, ये टाइटन से भी बड़ा है। दूसरे नंबर पर टाइटन आता है, पहले नंबर पर गैनीमेड आता है, जो उसका बृहस्पति का चंद्रमा है। तो ये टाइटन हुआ। अब ये हम आपको और बताएंगे इसके बारे में कि ये सेकेंड लार्जेस्ट है, इसी पॉइंट में लिख रहा हूँ। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। पहले बृहस्पति का आएगा चंद्रमा, फिर दूसरे नंबर पे ही आता है सेकेंड लार्जेस्ट। उसके बाद शनि पर और क्या होता है भाई? सुंदर लगता है, देखने में बहुत ही अच्छा है। शनि पर कुछ गैसेज हैं, जैसे मेथेन गैस है, नाइट्रोजन है। इन गैसों की उपस्थिति के कारण हमारा शनि लाल दिखाई देता है, लाल गुलाबी नीले रंग का, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ये पिंक कलर, ये कैसा अपीयर होता है? पिंक कलर के रूप में अपीयर होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझने और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिंक कलर के रूप में ये अपीयर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बुरी बात क्या है सैटर्न के लिए? क्यों नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन पॉसिबल? क्योंकि शनि ग्रह पर, सैटर्न पर रात दिन तेजाब की आंधियाँ चलती हैं, बारिश होती है और वॉल्केनोज फॉर्मेशन होती है, हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते हैं। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एसिडी की स्टॉर्म आते रहते हैं, एसिडी की स्टॉर्म्स एंड रेन्स, स्टॉर्म्स एंड रेनिंग होती रहती है हमेशा। साथ ही साथ एक्सप्लोजन ऑफ वॉल्केनोज, वहाँ वॉल्केनोज का एक्सप्लोजन होता रहता है, तेजाबी आंधियाँ चलती हैं, एसिडिक रेनिंग होती है और साथ ही साथ एक्सप्लोजन ऑफ वॉल्केनोज का एक्सप्लोजन होता रहता है। इसीलिए शनि पर जीवन के ऊपर तो संभव ही नहीं, और ग्रहों पर तो सोचेंगे एक बार, यहाँ तो सोचने की बातें नहीं पैदा होती। अब हम आते हैं शनि के बाद नेक्स्ट प्लैनेट, जो नाम उसका आता है, आपको मालूम है पहले 9 प्लैनेट हम लोग याद करते थे, पढ़ाते भी थे हम लोग, लेकिन अपडेट्स हुए सभी ऑर्बिट की। सन के तरफ जो उसकी ऑर्बिट है सर्कुलर है, मरकरी टू यूरेनस। लेकिन जो ऑड क्लाउड में आते हैं, जैसे इसमें आपका मेक है, प्लूटो है, बहुत सारे इसमें आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ उसके पहले। तो ये सब जो भी पहले इनको हम प्लैनेट्स के रूप में जानते थे, जुपिटर ये प्लूटो को, लेकिन अब ये केवल 8 प्लैनेट है, मरकरी टू यूरेनस। प्लूटो को हम क्या करते हैं, इसको डॉर्क प्लैनेट की कैटेगरी में 5 डॉर्क प्लैनेट है, जिनमें एक प्लूटो भी है। 5 हैं डॉर्क प्लैनेट यूरेनस के बाद, ऑड क्लाउड। उनमें एक नाम आता है किसका? प्लूटो का नाम आता है। पहले स्मॉलेट प्लैनेट में प्लूटो आता था, बड़ी क्वालिटी थी, हम उसको स्मॉलेट प्लैनेट बोलते थे,
कोल्डेस्ट प्लेनेट बोलते थे क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है। -273 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, वहाँ कोई जी ही नहीं सकता। हाँ भाई, किसी को सुपर कंडक्टर बनाना है तो जा सकता है प्लूटो पर एक बार, क्योंकि सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है और सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो -265 से भी और नीचे 70 के आसपास बनाए जाते हैं, जिससे मरकरी का 6.5 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। उस तरह से वेरियम एनेडियम ऑक्साइड है, वो भी एक सुपर कंडक्टर है। ऐसे बहुत सारे हैं, नैनो ट्यूब से भी बन रहे हैं आजकल, बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊंगा जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैं बताऊंगा इंसान के शरीर से कैसे बिजली पैदा होती है, मछलियों में, पेड़ पौधों में, आकाश में। आकाश में जो बिजली लग जाती है, जो मर जाते हैं, उनको बिजलिया भीर बाबा के नाम से जानते हैं। जय बिजलिया भीर बाबा। गाँव में जाएंगे तो बोलेंगे भाई ये कौन है, किसका समाधि बना? तो बिजलिया भीर बाबा। क्या हुआ? तो आकाशीय बिजली उनके बगल से गई, जलकर राख हो गए। लोग पूछते हैं उनको, ये समझ बताएंगे, सब बाबा लोगों को बताएंगे, आपको चिंता मत कीजिए। तो एक्सप्लोशन और वॉल्केनोज होता है इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर 7 प्लेनेट। आज मैं चाहता हूँ कि इसका आपका काम समाप्त कर दें, ताकि कल से या आज ही से नेक्स्ट अगर समय मिलता है ना तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिजिकल वर्ड की जो बेसिक चीज़ें यहाँ से अल्फाबेट शुरू होती है मैं वहाँ से आपको बताऊँगा। सबका इम्पोर्टेंस है। आप उठाइए MCQ, तो किसी बहुत सारे कंपटीशन में छोटी छोटी चीज़ों को पूछा गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उनको भी बताएंगे। नंबर 7 प्लेनेट क्या है? यूरेनस का नाम आता है। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहा जाता है। भाई नहीं नाम सुना? अरुण प्रताप सिंह, अरुण चौरसिया, अरुण पांडे, अरुण सिंह, जो भी वैसे सिंह लगा दीजिए उसमें, चाहे पूंछ लगा दीजिए, वो यूरेनस है। इनका नाम अरुण है, उसके आगे डॉट डॉट आप जो चाहे वो रख दीजिए। ये अरुण जी है, इनका नाम इंग्लिश में यूरेनस है। इनके बारे में थोड़ा आपको मैं इंट्रोडक्शन का परिचय मैं आपको दे रहा हूँ। यूरेनस के बारे में बहुत सारे डाटा तो अभी साइंटिस्टों को नहीं मिल पाया है, लेकिन इतना है कि जो वॉयेजर मिशन जो अमेरिका का था 72 में जो लॉन्च किया था, अभी यूरेनस के समीप तक पहुंच गया है। अभी जा ही रहा है उधर। जब जाएगा वहाँ कुछ सालों में तो भेजेगा नासा को, तो नासा से पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यूरेनस ये क्या है? ये ब्लू प्लेनेट है, नीले रंग का दिखाई देता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा और एक्सप्लेन कर रहे। ये ब्लू प्लेनेट है, ये भी काफ़ी बड़ा है। ये भी एक, और बृहस्पति से तो बड़ा नहीं है, जुपिटर से, लेकिन ये भी एक लार्जर प्लेनेट की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ यूरेनस के कितने नेचुरल सैटेलाइट, कितने मून है, इसको आप जानिए। इट हैज 27 मून्स और नेचुरल सैटेलाइट। मून कहिए या नेचुरल सैटेलाइट कहिए, देयर नो प्रॉब्लम। 27 मून्स और नेचुरल सैटेलाइट्स इसके, आप ये समझ सकते हैं। यूरेनस हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, उसका टेम्परेचर भी कम है। अगर ब्लू प्लेनेट के नाम से हम किसी को जानते हैं तो यूरेनस को ही जानते हैं। अभी आने वाले समय में जो भी वॉयेजर के द्वारा जो डाटा आएंगे हमारे अर्थ पर नासा में, उसके द्वारा हमारे पूरे अर्थ को जो प्रोवाइड होंगे, तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। अब हम आते हैं नेपच्यून, जो लास्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, नंबर 8 प्लेनेट। इसका नाम है नेपच्यून। भाई हमारे हिंदुस्तान के लोग सबका नाम दे दिए, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रहों के बारे में स्टडी करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में, सबका नाम हिंदी में है। नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। अरे भाई हम वरुण बता रहे हैं, टाइटल सर ने जो भी लगाई, हम वरुण गांधी का नाम नहीं ले रहे जो मेनका के पुत्र हैं, हम वरुण के बारे में बता रहे हैं, माने नेपच्यून प्लेनेट की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप भूल कर उनके पास पीलीभीत में चले जाइए। तो नेपच्यून क्या है? ये नेपच्यून जी वरुण जी हैं, हिंदी में इसको वरुण बोलते हैं। इनके बारे में भी बहुत डाटा नहीं है, लेकिन ये भी ब्लू एंड स्लाइटली वायलेट कलर का दिखाई देता है और
ब्लू और वायलेट कलर में दिखाई देता है, अपीयर होता है। साथ ही साथ नेपच्यून हमसे बहुत दूर है, इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत है। इट हैज कॉन्टेन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इसका होता है। अभी यूरेनस के बारे में अभी तो नेपच्यून तक हमारा यान नहीं पहुंचा है, जो रॉकेट है 1972 का छोड़ा गया है अमेरिका के द्वारा, वॉयेजर मिशन। लेकिन ये है कि नेपच्यून हमसे बहुत दूर है, फारदेस्ट प्लेनेट, हम फारदेस्ट में इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, अगर दूर ग्रहों में नाम आए तो हम नेपच्यून का नाम ले सकते हैं, फारदेस्ट प्लेनेट। इस तरह से मैंने आपको सभी ग्रहों की पूरी फ्रॉम मरकरी टू नेपच्यून तक पूरा हमने इन्फॉर्मेशन दिया। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, छोटी चीज़ें 5-10 मिनट में भी हो जाएंगी। उसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको आगे हम बताते हैं। तो इसको पहले अरेंज करते हैं। ग्रहों की जानकारी और थोड़ा सा नेचुरल सेटेलाइट को 2 मिनट बता दें। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं तो बहुत बड़े, लेकिन थोड़ा छोटे में उसके जो मेन कॉन्सेंट्रिक जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ नेचुरल सैटेलाइट्स। अब इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। अभी तो मैंने सबका जिक्र किया। पहले आप ये जानिए, जो कि शुरू में आपको डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में बताया था, नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या है, हमारी गैलेक्सी क्या है, तो मैं बता ही चुका हूँ। भाई एक बात आप जानो बेटा, कि जो हमारा सन है वो हमारे मिल्की वे में, उसको हम देखते हैं तो स्पाइरल शेप में हमारा मिल्की वे दिखाई देता है। लेटरल वे में लंबा सा दोनों निकले होते, बीच में उठा हुआ है, उसके सेंटर में गैलेक्टिक सेंटर है। मैं सब इंफॉर्मेशन बताया हूँ। उसके लेफ्ट और में हमारा सन एक पॉइंट की तरह है, वो भी हमारा सन भी उसका चक्कर लगाता है। और सभी जितने भी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं हमारे मिल्की वे में, वो सेगेटेरियस ए नाम का एक ब्लैक होल, बहुत बड़ा ब्लैक होल है, उस सभी को कंट्रोल, अपने अट्रैक्शन से सबको बांधे रखता है। तो हमारा सन हमारे गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ करोड़ों साल में मैं बताया था वो चक्कर लगाता है। हमारा सन करोड़ साल में तो लगाया गैलेक्टिक सेंटर का एक रिवॉल्यूशन, अब तक 18 बार चक्कर लगा चुका है जब से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई सोलर सिस्टम के बाद, मात्र 18 टाइम्स। अब अंदाज लगा सकते हैं हमारी पृथ्वी सन या जो भी प्लेनेटरी स्टार्स का ही रिवॉल्यूशन करते हैं। तो पृथ्वी के लिए सन स्टार है सोलर सिस्टम में, तो हमारी पृथ्वी हमारी अर्थ सन का भी रिवॉल्यूशन करती है। यानी दोज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और हेवनली ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द स्टार्स और सन इज कॉल्ड प्लेनेट। कोई भी ऐसा अंतरिक्ष में पाया जाने वाला कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडी है, अगर वो तारों का चक्कर लगाता है, जैसे हमारा तारा सन है तो हमारी पृथ्वी सन का चक्कर लगाएगी तो प्लेनेट। तो सभी के सभी प्लेनेट स्टार का ही चक्कर लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हमारी अर्थ एक ट्रॉपिकल ईयर में 365.2422 डेज में, यानी एक साल में, एक वर्ष में एक चक्कर सूर्य का लगा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा चंद्रमा, जो हमारा अपना मून है, अरे चंदा मामा, आप जानते हैं चंदा मामा को, सबके मामा है वो। तो चंदा मामा वो 27.3 डेज में एक चक्कर हमारे अर्थ का लगा लेते हैं। मेरे मामा जी, अर्थ का एक चक्कर 27.3, इसको लूनर डेज कहा जाता है, लूनर मंथ कहा जाता है 27.3। वो सोलर मंथ है, ट्रॉपिकल ईयर लूनर मंथ है। यानी हमारे चंदा मामा जी, यानी हमारे मून महोदय, वे क्या करते हैं, हमारे अर्थ का एक चक्कर तो लगाते हैं 27.3 डेज में,
इसमें दो कलाएं उत्पन्न होती हैं। एक को हम उजाला पक्ष, दूसरे को अंधेरा पक्ष। उजाला पक्ष का मतलब क्या कहा जाता है? उसको, उजाला को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा को फुल मून दिखाई देता है, पूरा का पूरा उजाला रहता है पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष में। दूसरा पक्ष क्या होता है? दूसरा पक्ष को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, माने अंधेरा वाला पक्ष। पूरा का पूरा दिन, 15 दिन वो अंधेरा ही रहता है, इसलिए उसका नाम कृष्ण पक्ष कहते हैं। पूरी डार्कनेस रहती है अर्थ पर। अब इसी पर बात आ गई थी, एक बात और बता दे रहा हूं। जो सोलर और लूनर इक्लिप्स होते हैं, लूनर इक्लिप्स पूर्णिमा को ही लगता है, रात के समय दिखाई देता है जब भी होगा, और सोलर इक्लिप्स दिन में दिखाई देता है, वो अमावस्या को यानी अंधेरे पक्ष में दिखाई देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच, तो वो सोलर इक्लिप्स कराता है, उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सन तो एक जगह है, लेकिन सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है जब, तो लूनर इक्लिप्स हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी छाया को, पूरे प्रकाश को अर्थ रोक लेती है, स्पॉट आ जाते हैं, पूरा उस पर ब्राइटनेस नहीं आ पाती, तो लूनर इक्लिप्स है। और जब चंद्रमा आ जाता है, उसका भी स्पॉट होने लगता है, तो वो क्या है? वो सोलर इक्लिप्स है। ये सब पूछे जाते हैं। ये भी पूछा गया कंपटीशन में कि अल्ट्रा वायलेट फिल्टर का यूज कहाँ किया था, यूवी फिल्टर। जब भी हम आँख से सोलर इक्लिप्स को देखेंगे, इतनी हाईली इंटेंसिव, हाईली ल्यूमिनस लाइट होता है कि उसको हम डिटेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ की रोशनी विद इन फ्यू सेकंड में चली जाएगी, हम अंधे हो जाएंगे जीवन पर्यंत। इसलिए उसको देखने के लिए डार्क ग्लास, जो डार्क ग्लास होता है, या एक्सरे की जो काली फिल्म, 3-4 फिल्म एक में लगा कर देखिए तो ही चलेगा, या उसके लिए स्पेशली फिल्टर्स आते हैं, गॉगल्स आते हैं, उसको यूवी फिल्टर कहते हैं। उसके द्वारा ही हम सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट फिल्टर के द्वारा, यूवी फिल्टर के द्वारा। तो नेचुरल सेटेलाइट। अब सेटेलाइट क्या है? दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, सेटेलाइट। ये सभी नेचुरली ऑकवर्ड है हमारे पूरे यूनिवर्स में, इसलिए इनको नेचुरल सेटेलाइट कहा जाता है। लेकिन एक और भी सेटेलाइट है, करीब इस समय आज के हमारे पृथ्वी पर 800 से ज़्यादा सेटेलाइट है, पूरे वर्ल्ड के लोग उसको लॉन्च कर चुके हैं, डिफरेंट प्रक्रिया में शुरू में बताया था। वो जो सेटेलाइट है उसको आर्टिफिशियल सेटेलाइट या मैन मेड सेटेलाइट बोलते हैं। जैसे वर्ल्ड लेवल पर हम चर्चा करें तो स्पुतनिक सबसे पहले जो रसिया ने भेजा था, एक जाकर मून की सरफेस से टकराया, फिर दूसरा मिशन भेजा, ऐसे अपोलो मिशन, अपोलो 11, इसमें नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन दोनों वहाँ पर गए थे, और चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अमेरिका का अपोलो 11 मिशन था। ऐसे इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सेटेलाइट छोड़ा गया, उसका नाम आर्यभट्ट था। उसके बाद आर्यभट्ट के बाद भास्कर, रोहिणी, एपल, बहुत सारे मिशन, इनसेट 1B, 1C, 1D चलता रहा, बहुत सारे स्पेस मिशन चल रहे। अब तो हमारे चंद्रयान, मंगल की तैयारी, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश के जो एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, शिवन महोदय जी, उन्होंने इस अभियान पर काफ़ी तेजी से कार्य कर रहे हैं। तो ये नेचुरल सेटेलाइट का मैंने परिचय दिया। मरकरी का कोई नेचुरल सेटेलाइट नहीं, हमारा अर्थ क्या है? एक वो है, एक मून है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा नेचुरल सेटेलाइट अभी मैं बताया था जब ग्रहों का डिस्क्रिप्शन दे रहा था, सबसे ज़्यादा नेचुरल सेटेलाइट सैटर्न के 82 है। उसके बाद नंबर सेकंड पर आता है 79 जुपिटर के, नंबर थर्ड 27 आते हैं यूरेनस के। तो ऐसे नेचुरल सेटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल भी मैंने बताया और नेचुरल सेटेलाइट के बारे में। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट हेडिंग, नेचुरल सेटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट भी मैं लिखता हूँ, वो भी मैंने आपको भी बताया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये भी मैंने आपको बताया। हमारे वीडियो को ध्यान से स्लो मोशन में थोड़ा देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा क्या मैं बताया। सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, जो मेरे में ऐसी चीज़ें हैं उसको मैं लिखता हूँ, तो मैं एक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़, वो क्या है? प्लेनेटेसिमल
या एस्टेरॉइड बेल्ट। प्लेनेटेसिमल या एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? प्लेनेटेसिमल और एस्टेरॉइड्स बेल्ट ये कहाँ पर पाया जाता है? ये बेल्ट जो है मार्स और जुपिटर के बीच में, इन बिटवीन, कहाँ पर उपस्थित है? इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये आपका आता है एस्टेरॉइड बेल्ट या प्लेनेटेसिमल। अब ये क्या है? ये हमारे घर के आकार से, एक रूम से लेकर और बड़े बड़े पार्ट, बड़ी बड़ी जो कॉलोनीज हैं, बड़े बड़े प्लेग्राउंड हैं, उतने बड़े बड़े आकार के होते हैं। एस्टेरॉइड के बारे में देखिए तो उसकी तो बात ही छोड़ी, वो तो और बड़े बड़े होते हैं। ये होते क्या है? ये बड़े बड़े चट्टान हैं, पत्थर के टुकड़े हैं जो हवा में विचरण करते रहते हैं। ये एस्टेरॉइड प्लेनेटेसिमल जो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एस्टेरॉइड के बाद वो लास्ट हेडिंग है स्पेस एंड यूनिवर्स का। ये है मेटियोर्स, सॉरी रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि हाईलाइट रहे। नेक्स्ट आता है मेटियोर्स, मेटियोराइट्स एंड मेटियोरॉइड्स। स्पेस यूनिवर्स से रिलेटेड ये लास्ट मेरा है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए, बहुत सारे कंपटीशन में आ चुके हैं जो मैं अब तक स्पेस के बारे में बताया हूँ, और जनरल मेजरमेंट जो चीज़ें चैप्टर्स हैं उनमें भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मेटियोर्स क्या होते हैं। आकाश में आपने देखा होगा बहुत से एस्टेरॉइड्स हैं, चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये विचरण करते रहते हैं, आकाश में घूमते रहते हैं, और आकाश में घूमते हुए ये क्या करते हैं? ये कभी एक्सीडेंटली, सडनली ये एकाएक क्या होते हैं कि घूम रहे हैं, तब तक तो ये ठीक है, लेकिन जैसे स्पेस से नीचे अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही मेटियोर्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, तुरंत ही जलने लगते हैं, क्योंकि हवा का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उससे इनके अंदर आग लग जाती है, पूरे जलते हुए माने फायर बॉल के रूप में आने लगते हैं और की तरह तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन जब ये आकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, पूरे गड्ढे के रूप में आकर गिरकर उनकी आग बुझ जाती है, तो वो मेटियोराइट्स हो जाते हैं। जैसे अभी हैदराबाद का बड़ा सा झील बन गया, अभी मैं आपको बताया था, वो मेटियोराइट्स हो गए। मेटियोरॉइड्स क्या है? बीच वाला। ये मेटियोराइट्स क्या होते हैं? जो हमारे स्पेस में, सोलर सिस्टम में, उससे बाहर भी, चाहे क्यूपर बेल्ट हो और क्लाउड हो, किसी में भी ये क्या करते हैं? ये घूमते रहते हैं पत्थर के टुकड़े की तरह, और ये जो घूमते रहते हैं, जब तक घूम रहे हैं वहाँ पर वैक्यूम है, हवा का फ्रिक्शन नहीं है, उनमें आग नहीं लगती है, और ये घूम रहे हैं तो एस्टेरॉइड्स है, यानी पत्थर के जो टुकड़े हैं, इनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। तो ये हमने आपको पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे दिया। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिकल वर्ड्स के अल्फ़ाबेट से शुरू करो। साइंस का डिफिनेशन क्या है, साइंस के टाइप्स क्या हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू माई ऑल डियर चिल्ड्रन। आई शैल मेट यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।